हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा हब में। तो डियर, आज जो हम बात करने वाले हैं हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत जितने भी आर्टिकल्स हैं, यानी कि जितने भी अनुच्छेद हैं, उन सभी अनुच्छेद के बारे में, यानी कि सभी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बात करें तो जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सभी के सभी हमारे संविधान के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम तो ठहरे विद्यार्थी, यानी कि हम हैं स्टूडेंट, तो हमें पूरे संविधान के आर्टिकल्स को याद करने की कोई नीड नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक जगह इकट्ठा करके जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, उसको हम आप तक पहुंचाएं। देखो, आज अगर हम बात करें तो इस लेक्चर के माध्यम से हम राज्य व्यवस्था के अंतर्गत तो इसे पढ़ते ही हैं, तो वहां पे विस्तार रूप से पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे संक्षिप्त रूप में, यानी कि ये जानने का कोशिश करेंगे कि किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में, किस चीज के बारे में, किससे रिलेटेड चीजें दी गई है और रखी गई है या बातें की गई हैं। ठीक है, जितने भी आर्टिकल्स इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो सभी के सभी अनुच्छेद एग्जाम ओरिएंटेड हैं। ठीक है, क्या है? एग्जाम ओरिएंटेड है। इसलिए हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज आप इस लेक्चर को यूं ही ना देखें, पहले तो आप एक पेन और कॉपी ले लें। देखिए, अगर बात करें तो इस लेक्चर पे क्लिक किए होंगे 3 टाइप के स्टूडेंट। पहला वो कि जिन्हें पूरा चीज याद है, जानते हैं। ठीक है। सेकंड वो होंगे कि पॉलिटी पढ़ लिए होंगे लेकिन उन्हें पूरे अनुच्छेद याद नहीं है और वो चाहते हैं कि मुझे अगर एक जगह इकट्ठा मिल जाए तो हम याद कर लेंगे। और एक वो होंगे उन्हें कुछ जानकारी भी नहीं है। तो कोई बात नहीं, चलिए हम एक एक करके और पूरे आर्टिकल्स को देखते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं और आप भी अच्छे से समझ पाएं, क्योंकि मैं सरल से सरल शब्द, यानी कि एकदम सिंपल लैंग्वेज में जो है यहां पे डिस्कस करने का कोशिश किया हूं। ओके, तो चलो यहां शुरू करते हैं और देखते हैं। राइट, जस्ट वेट, कभी कभी कुछ टेक्निकल इशू जो है देखने को मिलता है। तो देखो डियर, पहले बात करें तो हमारे आर्टिकल्स, यानी कि अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 1, यानी कि पहले हम बात करें भाग, तो भाग 1 जो है उसमें 1 से लेकर के 4 अनुच्छेद का वर्णन किया गया है। ठीक है, 1 से लेकर के 4 तक का जो भी अनुच्छेद है वो भाग 1 के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो पहला अनुच्छेद में आपका जो है क्या रखा गया है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो पहले अनुच्छेद के अंतर्गत आपको यह बताया जा रहा है कि संघ का नाम और उसका क्षेत्र जो है यहां पे वर्णन किया गया है अनुच्छेद 1 के अंतर्गत। ठीक है, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जो है भारत हमारा वो क्या होगा, संघ होगा, पूरे राज्यों का यूनियन होगा। अगर हम यहां पे बात करें तो यहां पे हमारा भारत जो है क्या यूनियन है या फेडरल है या क्वासी फेडरल है। ठीक है, यहां पे हमारा भारत जो है क्वासी फेडरल है। अगर हम बात करें तो ये फेडरल होता क्या है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि अगर जो भी विद्यार्थी पॉलिटी पढ़े होंगे उन्हें तो ये मालूम होगा कि फेडरल का मीनिंग क्या होता है, परिसंघ। राइट, फेडरल यानी कि परिसंघ क्या होता है। परिसंघ हम कहते हैं कि अगर सेंटर, राइट, अगर ये सेंटर है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट
अपने शक्तियों का विभाजन जो है करता है, अपने शक्तियों को ऐसे छोड़ देता है, तो ये फेडरल कहलाता है। ठीक है, अगर डीप नॉलेज लेना है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा प्लेलिस्ट है, वहां से जाकर आप इजीली देख सकते हैं। बट यहां पे मैं आर्टिकल को डिस्कस कर रहा हूं, इसलिए मैं आगे की ओर कंटिन्यू करता हूं। ठीक है, हम बात करेंगे अनुच्छेद 2। तो अनुच्छेद 2 में जो है नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना जो है यहां पे दिया गया है। यानी कि अनुच्छेद आपको जो है ये इजाजत देता है कि आप अपने क्षेत्र में नए राज्यों को प्रवेश दे सकते हैं और उसकी स्थापना भी कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। फिर अनुच्छेद 3 यहां पे आपसे क्या कहता है? ये कहता है कि नए राज्यों का गठन तथा विद्यमान राज्यों के क्षेत्र, ठीक है, सीमाओं एवं नाम में परिवर्तन आप कर सकते हैं इजीली। आर्टिकल 3 कहता है कि जो नए राज्य का गठन है आप तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ जो विद्यमान है यानी कि आपके पास जो राज्य है उसके राज्य क्षेत्रों का विस्तार आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, या उसके क्षेत्रों में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन और उसके नाम में परिवर्तन आप इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो तो यहां तक ये तीनों आर्टिकल्स जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे। ठीक है, आपके लिए क्या रहा? इंपॉर्टेंट रहा। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि हमारा अगला जो आर्टिकल्स है उसके ऊपर। ठीक है, तो यहां से आपको देखने को मिलेगा भाग 2। लेकिन इससे पहले एक आर्टिकल जो मैं आपको बताया था कि भाग जो है भाग 1 में, यानी कि बात करें तो पार्ट 1, ठीक है, क्या है? पार्ट 1 में हमारे कितने आर्टिकल्स हैं? 4 आर्टिकल हैं, जिसमें से मैं आपको तीन आर्टिकल्स के बारे में जो है डिस्कस किया। ठीक है, पार्ट 1 जो है इसमें 4 आर्टिकल्स हैं। ये चौथा जो आर्टिकल है, अनुच्छेद जो है, ये आपसे ये कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में, ठीक है, उसमें जो भी अनुच्छेद 2 और 3 में, इन दोनों आर्टिकल में जो भी बदलाव होगा, जो भी चेंजेस होगा, उसको जो है संविधान में संशोधन के रूप में नहीं माना जाएगा। I mean, कहने का मतलब यह है कि अगर आप नए राज्यों की स्थापना देते हैं, साथ ही साथ आर्टिकल 3 में कहा गया था कि उसमें परिवर्तन करना उसके नाम में, उसके सीमा में, उसके क्षेत्र में, तो ये संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये इजिली जो है आपको यहां पे ये क्लियर करता है, राइट। चलो, मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, यानी कि भाग 2। और भाग 2 में जो है अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक का जो है अनुच्छेदों का जो है वर्णन है। ठीक है, ठीक है, चलो अब देखो, तो अनुच्छेद 5 क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, राइट। संविधान के प्रारंभ में ही जो नागरिकता है उसके बारे में वर्णन करता है। अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले किसी व्यक्ति के नागरिकता का अधिकार, जो पाकिस्तान है वहां से भारत अगर कोई प्रवास कर रहा है, वहां से आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार जो है आर्टिकल 6 के अंतर्गत दिया गया है। देखो, अगर यहीं पे क्वेश्चंस में आपसे कहूं, मतलब करूं, तो 2019 में, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखकर सुनना,
2000 कब हम बात कर रहे हैं, जस्ट वेट, 2019, ठीक है। एक बिल आया था, ठीक है, जो था प्रोविजंस आए थे 2019 में, एक प्रोविजन आया था, उसमें जो है 3 देश, वो 3 देश कौन कौन था, ये 3 देश जो था हमारा, पहला अफगानिस्तान, दूसरा हमारा क्या था, पाकिस्तान, और थर्ड था हमारा बांग्लादेश। ये जो 3 देश थे, तीनों देशों के माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटी कौन कितने थे, 6 माइनॉरिटी। ये 3 देश से जो भी, ये 6 माइनॉरिटी, जिसमें आपका हो गया हिंदू, सिख, ठीक है, क्रिश्चियन, ठीक है, पारसियन, ध्यान से सुनते जाना, और बुद्धिज्म और जैनिज्म। अगर ये 6 माइनॉरिटी, ठीक है, अगर ये तीनों देश से भारत आते हैं, भारत के अंदर आते हैं और नागरिकता इनको चाहिए, तो इनको 5 साल तक भारत में रह करके प्रूव करना होगा। कितने, 5 इयर्स, राइट। अब तो ये कानून बन चुका है, राइट, तो 5 साल तक रहना होगा। लेकिन यहीं पे अब बात आती है, यहां पे मुस्लिम अभी तक नहीं आया था, बट यहां पे आपको सुनने को मिल रहा है। मुस्लिम जो वर्ग के लोग हैं, अगर आते हैं इन तीनों देशों से, कौन कौन, इन तीनों देशों से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से, तो इनको 5 साल की जगह यानी कि 5 इयर्स के बदले इनको 11 साल यानी कि 11 इयर्स इनको भारत में रहना होगा, तब जाकर के इनको जो है नागरिकता दी जाएगी, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि यहां से इन सब चीजों को आप समझ रहे हैं ना मेरे बात को। चलिए बिल्कुल, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात मैं करूं। अगर मैं यहीं से आपसे पूछूं कि ये जो सिटीजनशिप है, जिसे हम क्या कहते हैं, नागरिकता कह रहे हैं, के लिए सबसे पहले कानून, ठीक है, ये सिटीजनशिप, ये सिटीजनशिप के लिए सबसे पहले कानून कब पारित किया गया था तो ये सबसे पहले पारित किया गया था 1955 में। कब, 1955 में सिटीजनशिप के लिए कानून जो है पारित किया गया था, कानून जो है लाया गया था, राइट। तो याद रखना, ये फैक्ट्स के रूप में इंपॉर्टेंट देगा, ठीक है। अब चलो अगर हम बात करें तो यहां तक तो हम लोग 6 आर्टिकल्स को देखे, आर्टिकल 6, ओके। अब नेक्स्ट हमारा आता है आर्टिकल नंबर 7, ओके। सॉरी डियर, ये क्या कहता है, तो 6 के बाद हम पहले 7 को देखते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 7 में जो है आर्टिकल नंबर 7, इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। अगर कोई भी पाकिस्तान को माइग्रेट होता है तो उसके लिए सिटीजनशिप की व्यवस्था करना भी अनुच्छेद 7 में कहा जा रहा है। 6 में था कि पाकिस्तान से जो भारत है, और वहीं 7 में है भारत से जो पाकिस्तान जाए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि बस यही इंपॉर्टेंट है, बाकी आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है 10, ठीक है, आर्टिकल्स 10, 10 यानी कि
ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो एग्जाम ओरिएंटेड इम्पॉर्टेंट है। ये कहता क्या है कि नागरिकता के अधिकारों का जारी करना, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, ठीक है, ये अनुच्छेद 10 कहता है। देखो याद रखना, ये सब इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस यहां से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब चलो, मुझे लगता है कि भाग 2 से उतना ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपके लिए जरूरी है। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो हम देखेंगे यहां पे कि हमें पार्ट 3, और पार्ट 3 के अंतर्गत हमारा आता है फंडामेंटल राइट्स। क्या आता है? फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, जो अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है, ठीक है, जो अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और रियली मैं बता दूं कि कोई भी एग्जाम हो और पॉलिटी से क्वेश्चन आए जीएस के अंतर्गत और यहां से क्वेश्चन ना बने, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देकर के इसे देखो, ओके। चलो एक एक करके इस अनुच्छेद को भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब देखो, पहला है हमारा अनुच्छेद 12, जो कह रहा है कि राज्य का परिभाषा क्या है। अनुच्छेद 12 में ही राज्य का यानी कि राज्य की परिभाषा यानी कि डिफिनेशन है, किसकी? स्टेट की, ओके। अब देखो नेक्स्ट हमारा आएगा अनुच्छेद 13, ओके। क्या आएगा? अनुच्छेद 13 आ रहा है अपना, ठीक है। तो अनुच्छेद 13 क्या कहेगा, ध्यान से देखना। क्या है? अनुच्छेद 13 है, ठीक है। ओके, अब देखो ये कह रहा है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अपमान करने वाले कानून, ठीक है, ये अनुच्छेद 13 में जो है वर्णित है, ओके। अब देखो हम लोग आगे बढ़े, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा ध्यान देने की बात यह है कि मौलिक अधिकार जो है यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो है, शुरुआत में जो है भारतीय संविधान में, ठीक है, 7 बुनियादी मौलिक अधिकार दिए गए थे। जो पहला हमारा शुरुआत में संविधान था, भारतीय संविधान था, उसमें 7 फंडामेंटल राइट्स थे। लेकिन बात करें अब केवल 6 रह गए हैं। अब 6 रहने का कारण यही है कि जो संपत्ति का अधिकार था हमारा, उसको 31, जो आर्टिकल नंबर 31 था, उसको क्या किया गया? 44वें संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान में मौलिक अधिकार में जो संपत्ति का अधिकार था उसको किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन। और कब? तो 1978 में हटाया गया, ठीक है, जो कि अब इसको कानूनी अधिकार जो बना दिया गया, और वह 300 आर्टिकल्स नंबर 300A के अंतर्गत इसे रखा गया और संविधान के भाग 12 में जो है इसे शामिल कर दिया गया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। बाकी हम आगे और इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करते हैं। देखो अभी हम आपको बताएं, क्या बताएं, ध्यान से सुनो। अभी हम आपको ये बताए हैं कि हमारा जो संविधान है उसमें मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार के अंतर्गत, पहले तो ध्यान से सुनो, मौलिक अधिकार के अंतर्गत
हमारे पहले 7 मौलिक अधिकार आते थे, किंतु अब हमारे 6 मौलिक अधिकार हो गए हैं। यहां तक समझ पा रहे होंगे? बिल्कुल, अगर यहां तक समझ रहे हो तो बेहतर है। अब 6 मौलिक अधिकार हैं, लेकिन 6 मौलिक अधिकार में हमारे अनेकों आर्टिकल्स यानी कि अनेकों अनुच्छेद हैं। ठीक है, तो 6 को हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग पहले देखें पार्ट 1। ओके, क्या देखें? सॉरी, ओह, जस्ट वेट। पहले हम देखें पार्ट 1 जिसमें पूरी, फिर पार्ट 2 देखें हम लोग जिसमें सिटीजनशिप के बारे में बताया गया था, और पार्ट 3 जिसमें फंडामेंटल मौलिक अधिकार है। ठीक है, ठीक है, ओके, चलो। तो हमारा सबसे पहला मौलिक अधिकार जो है कि समानता का अधिकार। क्या है? समानता का अधिकार, जिसे हम लोग अनुच्छेद 14 से 18 में देखेंगे। अब देखो, अनुच्छेद 14 में जो है कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 जो है यह बताता है कि कानून के समक्ष जो है समानता का भावना रखना, यानी कि कानून के सामने जो है सभी इक्वल है। फिर बात करता है अनुच्छेद 15 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वह ये कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध करता है। यानी कि इसके कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे भारत के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो है जन्म के, धर्म के, मूल वंश के, जाति और लिंग यानी कि सेक्स, ठीक है, बर्थ प्लेस पे भेदभाव नहीं करेगा, सबके साथ एक जैसा व्यवहार, एक जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में है सार्वजनिक रोजगार के मामलों में, ठीक है, अवसर की समानता देना। अनुच्छेद 17 है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का उन्मूलन यानी कि अंत करना। देखो, अगर आप हिस्ट्री पढ़े होंगे और हिस्ट्री के अंतर्गत आप एंशिएंट हिस्ट्री, और एंशिएंट हिस्ट्री में जब आप पढ़े होंगे वैदिक सभ्यता, ठीक है, तो उस टाइम जो है इंडस वैली सिविलाइजेशंस के बाद, तो वहां पे छुआछूत के बारे में जो कि बताया गया है, और वहां पे समाज को अनेक कैटेगरी में जो है डिवाइड किया गया। ठीक है, तो यहां से इन सब चीजों को तो आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो वही जो है इसका अंत जो है यहां पे दिखाता है। फिर बात है अनुच्छेद 18 की, तो अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का उन्मूलन, कहने का मतलब है कि उपाधियों का अंत करना। क्या है? उपाधियों का अंत करना। सुनो ध्यान से, उपाधि का मीनिंग समझना। जैसे कि आपको अगर भारत रत्न दिया जाता है तो आप अपने नाम से पहले भारत रत्न से सम्मानित जो है वो नहीं लगा सकते हैं, या और जैसे कि सम्राट अशोक पहले लगाया करते थे वैसे आप नहीं लगा सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य या समुद्रगुप्त द्वितीय, ये सारी चीजें आप नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब उपाधि का अंत। बट यहाँ पे आप डॉक्टर लगा सकते हैं, इंजीनियर लगा सकते हैं, ये सारी टाइटल्स आप इजीली लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं ये सभी के सभी, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं।
ठीक है, चलिए अब हम आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं, आगे देखते हैं। जस्ट वेट। अब देखिए, अब हमारा पहला खत्म। अब नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है हमारा? स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 19 से लेकर के 22 में वर्णित है। अब देखिए यहां से कि जो 19 से लेकर के 22 में वर्णित है, अब उसको हम लोग थोड़ा सा उस पर विचार करते हैं, आई मीन ध्यान देते हैं, ताकि हमें एग्जामिनर एग्जाम में जो भी पूछे हमसे, हम उसका आंसर कर सकें। चलिए देखिए, ये आर्टिकल्स एक जगह अगर इकट्ठे हो जाएंगे और इंपॉर्टेंट वाले, तो इजीली आप जो है इसे लर्न कर जाएंगे। ठीक है, पहला है हमारा अनुच्छेद 19। और देखो, ये सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है, और वे कौन कौन से हैं जो कि आपको मैं दिखाऊंगा। पहला है अनुच्छेद क कहो या अनुच्छेद अनुच्छेद 19 का क या 19 का ए, बात बराबर है। वो कहता है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अपने बात यानी कि बोलने की स्वतंत्रता जो है इजीली रखता है, उसको दिया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये स्वतंत्रता दिया गया है तो इससे आप किसी और को डिस्टर्ब करें, किसी और को परेशान करें और या किसी और के कार्य को बाधित करें। नहीं, अगर आपके बोलने से कोई और बाधित नहीं होता है, किसी और की काम नहीं रुकती है, कोई और डिस्टर्ब नहीं होता है, तो आप वहां पे बिल्कुल स्वतंत्र हैं। ठीक है, बिल्कुल फ्रीडम है आपको। वही बात ख में है कि शांतिपूर्वक और बिना हथियार के एकत्र होने की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आपको दिया जाता है। ये कहता है कि अगर आपको कोई भी संगठन करना है, किसी का भी विरोध करना है, कोई भी प्रदर्शन करना है, तो आप शांतिपूर्वक करें और बिना हथियार के करें। इसकी आज़ादी जो है हमारा फंडामेंटल राइट्स देता है, यानी कि मौलिक अधिकार हमारा देता है। फिर वही बात करें तो नेक्स्ट हमारा है संघ या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता, जो ये देता है फंडामेंटल राइट। ठीक है, फिर बात है हमारा नेक्स्ट, भारत के राज्य क्षेत्र में निर्बाध रूप से घूमने की जो है आज़ादी आपको ये देता है। ठीक है, तो आप इजीली जो है भारत के किसी भी राज्य में, भारत के किसी भी कोने में घूम सकते हैं, आज़ादी है आपको। और वही नेक्स्ट आपका है भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता जो है आपको ये देता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है छोड़ा गया, और अगला है कोई भी पेशा अपनाने या कोई भी व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता जो है ये अनुच्छेद 19 आपको फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत देता है। ठीक है, चलो अब देखो, अगर बात करें तो इससे इजी लैंग्वेज में हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर देखो अनुच्छेद 20, एक बात ध्यान देना कि अगर इमरजेंसी लागू होती है तो सबसे पहले फंडामेंट राइट्स में आपका आर्टिकल्स 19 को ही छीना जाता है, यानी कि वह ध्वस्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। ओके, अगर बात करें तो इमरजेंसी लगने पे जैसे कि अनुच्छेद 19 खत्म कर दिया जाता है, तो वहीं इमरजेंसी लगने पे कौन ऐसे मूल अधिकार हैं जो खत्म नहीं किए जाते हैं, जरा आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। ओके, देखो अब बात कर लेते हैं हम लोग अनुच्छेद 20 की। अपराधों के लिए
दूसरी सीधी के संबंध में संरक्षण। अगर कोई अपराधी है लेकिन अपना दोषी सिद्ध करना चाहता है तो उसके लिए संरक्षण देता है ये आर्टिकल। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण जो है यह आपको देता है। देखो अनुच्छेद 21 का ए जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था यही करता है। अनुच्छेद 22 की बात करें तो कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी से भी ये संरक्षण देता है, कुछ मामलों में। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा रहा ये देखो अनुच्छेद संशोधन के विरुद्ध अधिकार, जो कि 23-24 में है, राइट। मानव दुर्व्यापार, ठीक है, और बलात् आश्रम का प्रतिषेध करता है ये अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 24 जो है कारखानों और खदानों में जैसे कि बच्चों जो कि 14 से 22 से कम की आयु रोजगार पर प्रतिबंध करता है। ठीक है, आप जो है इससे कम उम्र के बच्चों के साथ कारखानों में काम नहीं करा सकते हैं, रोजगार नहीं करा सकते, नहीं तो आप पे कार्रवाई की जाएगी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। रिलीजन्स से रिलेटेड जो है अधिकार यहां पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलो अब इसको एक एक करके हम लोग देखते हैं। अब देखो अनुच्छेद 25 जो है जो कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता ये आपको देता है। अनुच्छेद 26 है धार्मिक मामलों के प्रतिबंध की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म के प्रचार हेतु कर देने की स्वतंत्रता भी ये करता है। अनुच्छेद 28 की बात करें तो धार्मिक शिक्षा में भाग लेने से स्वतंत्रता। ठीक है, चलो संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार 29 और 30 में है। अब देखो 29 में क्या है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, और 30 में है अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार ये देता है। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में जो है दिया गया है। बस अब ये नेक्स्ट देखो अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए उपाय। ओके, अनुच्छेद 33 है संसद को ऐसे कानून बनाने का अधिकार देता है जो भारतीय सेना और खुफिया संगठनों के सदस्यों के हित विशिष्ट श्रेणी के
लोगों तक मौलिक अधिकारों के अनुप्रयोग को प्रतिबंधित करेगा। ठीक है, अब है अनुच्छेद 35। ठीक है, कुछ मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने का अधिकार केवल संसद के पास है। याद रखना, कुछ मौलिक अधिकार जो हैं उसको अगर प्रभावी बनाना है तो उससे जो बनाने का अधिकार, उस कानून को बनाने का जो अधिकार है वो सिर्फ किसके पास है? पार्लियामेंट के पास ही है। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आपको याद रखने चाहिए, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा आता है भाग 4, यानी कि बात करें तो पार्ट नंबर 4। क्या आता है? पार्ट नंबर 4 आता है, और 4 जो है इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बात करें तो इसमें हम पढ़ते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में, जिसे डीपीएसपी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। 36 से लेकर के 51 अनुच्छेद जो है भाग 4 में वर्णित है, जो कि डीपीएसपी के बारे में बताता है। ओके, अब चलो इसमें एक एक करके सभी आर्टिकल्स को देखते हैं हम। ओके, अब ध्यान से सुनना और समझना। यहां पे बात करता है परिभाषा की, आर्टिकल 36। नेक्स्ट बात करेंगे 27, सॉरी 36 के बाद 37 होता है, 27 नहीं होता है। डीपीएसपी का अनुप्रयोग क्या कहता है? यानी कि इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना अनुच्छेद 37 कहता है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेंट दिस पार्ट, राइट। अब नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट क्या आता है? 38 नंबर। 38 को छोड़ो, इंपॉर्टेंट 39। क्या है? समान न्याय और निःशुल्क कानून की सहायता यहां पे अनुच्छेद 39 जो है आपको देता है। ठीक है, अनुच्छेद 40 की बात करें तो ग्राम पंचायतों का संगठन जो है ये डीपीएसपी के माध्यम से ही होता है। अनुच्छेद 41 की बात करें तो काम करने, शिक्षा पाने और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार जो है आपको डीपीएसपी देता है, जो कि अनुच्छेद 41 है। देखो, ये डीपीएसपी डिपेंड करता है राज्य के ऊपर। ये जरूरी नहीं है कि जैसे कि मौलिक अधिकार था जो इंपॉर्टेंट था, जो सबको मानना है और उसमें दिए हुए बातों को जो है हर हाल में पूरा करना है, बट यहां पे डीपीएसपी में कुछ ऐसा नहीं है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 43 की, श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाहन मजदूरी एक्सेट्रा। ठीक है, ठीक है, यानी कि लिविंग वेज एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स के लिए जो है यहां पे कहा गया है। फिर बात करेंगे अनुच्छेद 43A, यानी कि कह रहे हैं कि उद्योगों के प्रतिबंध में श्रमिकों की भागीदारी। क्या है? उद्योगों के प्रतिबंध में श्रमिकों की भागीदारी। ठीक है, ये कह रहा है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, केवल ये जो है केवल गोवा में ही लागू है। क्या है? ये जो है केवल गोवा में ही लागू है। याद रखना ये बात, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि ये जितने भी डीपीएसपी हैं ये अपने अपने राज्य के जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वहां के राज्य सरकार कैसे इन सब चीजों को जो है मैनेज करेगी। फिर अनुच्छेद 45 आता है, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रावधान। अनुच्छेद 46, अनुसूचित जाति जैसे कि एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और ओबीसी के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, जो कि इसके पहले ही फंडामेंटल राइट्स में जो है यानी कि मौलिक अधिकार में ये बताया गया था कि जाति
लिंग, मूलवंश, स्थान, बर्थ प्लेस के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन यहां पे होता ही है। ओके, चलो इसको दिल पर मत लेना, लेकिन जो रियलिटी है वो मैं आपसे बता रहा हूं। ओके, चलो नेक्स्ट अनुच्छेद 47 है हमारा, जो कह रहा है पोषण स्तर और जीवन स्तर को, ठीक है, बढ़ाने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य ये बनता है। लेकिन राज्य करेगा या नहीं करेगा वह तो उसके ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है, वह उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। अनुच्छेद अगर बात करें 48, जो कृषि और पशुपालन का संगठन के बारे में जो है इजाजत देता है। ओके, चलो अब अनुच्छेद 49, जो कि प्राकृतिक तत्वों के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण का जो है बात करता है। फिर अनुच्छेद 50 है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक। आप कहोगे कि भाई आप तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ाने आए थे, लेकिन यहां पे तो लगातार देखे जा रहा हूं 1 से लेकर के 50 तक पूरे आर्टिकल्स को पढ़ा रहे हो। तो मेरे भाई ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है और सभी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बताओ मैं कैसे छोड़ सकता हूं। ठीक है, तो पढ़ो अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ये अनुच्छेद 51 जो है आपसे कहता है, ठीक है। ओके, चलो अब ये हो गया हमारा पूरा का पूरा। अब अगर हम बात करें तो अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। मुझे कमेंट करके बताना क्या आपको कहीं से भी ऐसा लग रहा है कि कोई भी ऐसा पॉइंट जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है या आपको नहीं बुझा रहा है कि आखिर ये हम पढ़ क्या रहे हैं। देखो यहां बात करें तो हम यहाँ पे इसको डीपली एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बैठे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें बात करना है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और उसमें जो भी बातें मेंशन की गई है उसके ऊपर, ठीक है। अब डिटेयली एक्सप्लेन करना है तो उसको तो पॉलिटी के अंतर्गत पढ़ना होगा। अनुच्छेद 51 का ए भाग 4 का ए जो कि मौलिक कर्तव्य है, इसे देखते हैं। चलो अब देखो ये मौलिक कर्तव्य, ये फंडामेंटल ड्यूटीज है जो कि कुल 11 मूल्य कर्तव्य हैं। ओके, जो 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल्य कर्तव्य जोड़े गए। ओके, ध्यान रखना 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा एक और मूल्य कर्तव्य सूची में जोड़ा गया। यानी कि पहले तो 10 थे, फिर 2002 में जो है आकर के ये एक और जोड़ दिया जाता है, ठीक है। चलो अब वो ये 11 मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं जरा हम उसको डिस्कस करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। चलो देख ही लेते हैं कि ये होते कैसे हैं। ओके, चलो देखोगे ना पक्का। चलो 51 ए का ए जो कहता है संविधान का पालन करना और उनके आदर्शों और संस्थाओं यानी कि राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगानों का सम्मान करना, ये आपका मौलिक कर्तव्य होता है जिसे आपको करना ही करना चाहिए। ओके, अपने राष्ट्र के लिए, अपने राष्ट्र के लिए ये आपका मौलिक कर्तव्य है, मौलिक दायित्व है जो आपका निर्वहन करना ही होता है। फिर बात करें इसके बी की तो वही कहता है कि उन महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना जिन्होंने हमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम प्रेरित किया। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि अक्सर पीसीएस यानी कि स्टेट पीसीएस के इंटरव्यू में यहां से डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पे इसके सी
भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उनकी रक्षा करना, यह भी आपका दायित्व है, मूल कर्तव्य है। अब डी की बात करें तो देश की रक्षा करना और जरूरत पड़ने या कहे जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना, यह भी आपका मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट ई है, भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधताओं से परे सद्भाव और सम्मान, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, महिलाओं के सम्मान के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, यह आपका मौलिक कर्तव्य है। अब एफ है, हमारी मिली जुली संस्कृति को, समृद्धि, विरासत को महत्व देना और उनका संरक्षण करना, यह भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। फिर बात करते हैं वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण को महत्व देना, उनकी रक्षा करना और उनमें सुधार करने और जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है और ये हमारा कर्तव्य है, ये कोई कानून नहीं है। ठीक है, फिर बात करते हैं एच, वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। फिर बात करते हैं व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना, ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास और उपलब्धियों के उच्च स्तर तक पहुंचे। ये भी आपका क्या है, मौलिक कर्तव्य ही है। ठीक है, यह भी आपका क्या है, मौलिक कर्तव्य है। अब देखो नेक्स्ट है हमारा, माता पिता या अभिभावकों को अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का कर्तव्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच जो है के मामलों में, यानी कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा यही एक जो है आपको जोड़ा गया है। अब हमारा आता है भाग 5, जो संघ यानी कि यूनियन के बारे में जो है वर्णित है, जो कि 52 से लेकर के 151 तक वर्णित है, जो कि देखो डियर, यहां तक हम लोग पहुंचे। अभी तक हम लोगों ने 4 पार्ट को डिस्कस कर लिया। कितने पार्ट? 4 पार्ट को डिस्कस कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट 5वां पार्ट है, यानी कि पार्ट नंबर 5 है, जिसको हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत संघ के बारे में जो है जानकारी दिया गया है। राइट, तो चलो हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। चलो, यहां आया हमारा अनुच्छेद 52। अब देखो जो 52 है वो इंपॉर्टेंट है, जो कि कहता है भारत के राष्ट्रपति के बारे में। क्या बताता है? ये बताता है भारत के राष्ट्रपति के बारे में। अनुच्छेद 53 जो संघ के कार्यकारी शक्तियों के बारे में बताता है। ठीक है, क्या बताता है? संघ के कार्यकारी शक्तियों के बारे में बताता है। और वहीं अनुच्छेद 54 जो है आपको क्या बताता है? राष्ट्रपति का चुनाव, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन।
इसके बारे में जो है अनुच्छेद कौन बताता है? 54 नंबर। ओके, तो ये सब इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपके हैं। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 55 की। यहाँ पे नहीं है बट हम बात करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। अनुच्छेद 55 जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 55 क्या कहता है? अनुच्छेद 55 है राष्ट्रपति के निर्वाचन के रीति, यानी कि मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जो कि इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 55, नोट कर लेना, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे अनुच्छेद 56 की, जो क्या कहता है? अनुच्छेद 56 कहता है राष्ट्रपति की पदावधि, यानी कि टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। याद रखना, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में अनुच्छेद 56 कहता है। बात करते हैं वही अनुच्छेद 57 की, 57, राइट। तो ये कहता है पुनर्विचारण, ठीक है, एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन के बारे में ये आपका अनुच्छेद 57 कहता है। कोई ऐसा जो वर्ड है जो हिंदी से बेटर मुझे लगता है, बेस्ट लगता है इंग्लिश में, जो कि इजीली समझ में आ जाता है। ओके, नेक्स्ट 58 नंबर, अनुच्छेद 58 जो है वो कहता है क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज ए प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएं। अब देखो अहर्ताएं क्या है, ये नहीं समझ में आता भाई, सच में बता दूं। तो क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, जो कि अनुच्छेद 58 में दिया गया। प्लीज जो पीपीटी में नहीं मेंशन्ड है, मैं जो बोल रहा हूं प्लीज उसे नोट कर लेना। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स फॉर ऑल एग्जामिनेशन। बात करते हैं 59 की, जो कहता है राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, जो कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस के बारे में जो है कंडीशन रखता है उसके बारे में। अब लास्ट जो कि मेंशन नहीं है पीपीटी में, वो है 60 नंबर आर्टिकल्स, जो कहता है आपका राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा जो लेना है वो अनुच्छेद 60 बताता है। और वहीं 61 की बात करें, ठीक है, तो ये प्रोसीडर फॉर जो कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है चलाने की प्रक्रिया जो है, यही आपका अनुच्छेद 61 बताता है। ओके, अब चलो आगे देखते हैं। अगर आगे भी कुछ ऐसा ही मिला जो कि मुझे लगा कि इस पीपीटी में मेंशन नहीं है और बताना इंपॉर्टेंट है तो मैं बोलूंगा, तो प्लीज नोट कर लेना। तो नेक्स्ट हम 63 पे पहुंच गए, लेकिन इससे पहले हमारे लिए 62 थोड़ा इंपॉर्टेंट मुझे ऐसा लग रहा है। क्या पता क्यों ना क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, जो कि कह रहा है राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति को पदावधि करने का जो है बात रखी गई है अनुच्छेद 62 में। यानी कि कह रहा है कि राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए जो निर्वाचन करने का समय जो है वह अनुच्छेद 62 में तो है, लेकिन साथ ही साथ अगर आकस्मिक रिक्त हो जाती है, यानी कि राष्ट्रपति मर जाते हैं, ठीक है, कुछ हो जाता है उनको, तो आकस्मिक कैसे भरना है, ये सारी चीजें यहाँ पे। अनुच्छेद 63 की बात करें तो भारत का उपराष्ट्रपति के बारे में मेंशन किया गया है। अनुच्छेद 64 की बात करें तो उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो है होना। आपको याद रखना है कि भारत में उपराष्ट्रपति के पद पे जो ही व्यक्ति होते हैं उनको उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई भी वेतन नहीं मिलता, कोई भी सैलरी नहीं मिलता। उनको वेतन जो मिलता है वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं उसका वेतन मिलता है, ठीक है। और राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष को ही उपराष्ट्रपति बनाया जाता है। ओके, राइट, आई एम राइट। चलो 64 हो गया। 65 की बात करें जो कि इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल्स आप नोट कर लेना। 65 कहता है कि राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान या उनके अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य
करना या उनके कृत्यों का निर्वहन करना, ये अनुच्छेद 65 में वर्णन है कि अगर राष्ट्रपति नहीं रहते हैं या आकस्मिक कुछ हो जाता है दुर्घटना, तो वहां पे उपराष्ट्रपति उनके कार्यों का निर्वहन कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं अनुच्छेद 66 की, जो उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में जो है यहाँ पे वर्णन करता है, यहाँ पे वर्णित किया है। राइट, चलो, क्या सच में मैं सही बोल रहा हूं? ओके, मैं बोलूंगा क्या, जो आपके संविधान में वर्णित है वही तो मैं लेकर आया हूं। अब चलो अनुच्छेद 66 आ रहा है, जो उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में जो है बताया। वहीं 67 की बात करें तो उपराष्ट्रपति के पदावधि के बारे में बताता है, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। फिर बात करते हैं 67 हो गया 68 की, 68। राइट, जो उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्तियों का पदावधि, टाइम ऑफ द होल्डिंग इलेक्शन ऑफ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ पर्सन इलेक्टेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी, जो 68 आर्टिकल्स में मेंशन है, जो कि यही राष्ट्रपति के लिए भी सेम एज इट इज मेंशन है। राइट, फिर बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स, जो कि हमारा है 69, जो उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा लिया जाएगा उसके बारे में। अब बात आता है आर्टिकल नंबर 70, जो है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करना। फिर बात करते हैं 71 नहीं 72 73, चलो 72 की बात करते हैं। 72 कहता है हमारा कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में जो है दिया गया है। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को क्षमादान दे सकते हैं। फिर बात करते हैं आर्टिकल 74, और यहां से मंत्री परिषद के बारे में जो है शुरू होता है कहानी। इसमें मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देगी। ठीक है, मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देगी, अनुच्छेद 74 में बताया गया है। वहीं बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अनुच्छेद 75 भी इंपॉर्टेंट है, जो कि यहां पे कह रहा है कि ये जो है मंत्री परिषद के उपबंधों के बारे में अनुच्छेद 75 जो है जानकारी देता है। 76 की बात करें तो भारत के लिए महान्यायवादी का होना इंपॉर्टेंट है, ये अनुच्छेद 76 कहता है। और महान्यायवादी क्या होता है, तो आप पॉलिटी पढ़े हैं तो आपको मालूम होगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़े हम, बिल्कुल हम आगे की ओर बढ़ते हैं और फटाफट से जो है सेशन को एंड करेंगे। ओके, बस जस्ट वेट, कुछ देर और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है जिसे हम डिस्कस कर लें। अब बात करते हैं 77 नंबर आर्टिकल्स, जो कि इंपॉर्टेंट है, और 78 नंबर आर्टिकल्स। 77 में कहता है कंडक्टेड ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार के कार्यों का संचालन अनुच्छेद 77 बताता है। 79 की बात करें तो संसद का गठन कैसे के बारे में जो है, पार्लियामेंट के गठन के बारे में जो ये बताता है। फिर बात करते हैं 80, तो राज्यसभा का संरचना, यानी कि बात करें तो कंपोजिशन ऑफ द सॉरी 80 के बाद राज्यसभा, हाँ स्टेट, तो इसके बारे में ये बात करता है। 81 की बात करें तो लोकसभा की संरचना। ठीक है, वही बात करें अनुच्छेद 83 की, जो कि 82 इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगा, संसद के सदनों की अवधि के बारे में जो है बात करना, यह अनुच्छेद 83 में जो है वर्णित किया गया है। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं, फटाफट कंटिन्यू करते हैं सेशन को। अब देखो 83 के बाद 84 को छोड़ो,
84 में बताया गया है वहीं क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेशन, पार्लियामेंट की मेंबर बनने के लिए, पार्लियामेंट की मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यानी कि पीएमक्यू, पार्लियामेंट की मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अनुच्छेद 84 में बताया गया है। 85 की बात करें तो संसद के सत्र छात्रावास या और विघटन के बारे में। 86 में जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। 87 जो है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण जो है आर्टिकल 87 जो है आपको बताता है। 88 की बात करें इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। 89 की बात करें जो इंपॉर्टेंट है, कौन, 89 इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद रखने चाहिए। ये कहता है कि द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यसभा का सभापति और उपसभापति के बारे में, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के बारे में जो है ये वर्णित करता है। बात करें 90 की तो 90 उपसभापति के पद रिक्त होने का पद त्याग, ठीक है। 91 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम बात करते हैं 93 की। 93 में है, सॉरी जस्ट वेट, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में, यानी कि स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपुल के बारे में। फिर बात करते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद की रिक्तियां के बारे में। 94 में बात किया गया है। 95 इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, और वहीं जाकर के 97 इंपॉर्टेंट है, जो कि इसमें बताया गया है कि सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष के और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ता के बारे में जो है कि इसमें जानकारी दिया गया, नोट कर लेना, सैलरीज एंड, ठीक है, इसके बारे में। संसद का सचिवालय अनुच्छेद 98 में जो है बताया गया है, ठीक है। और 99 100 इंपॉर्टेंट नहीं है, 3 तक इंपॉर्टेंट नहीं है, 4 भी इंपॉर्टेंट नहीं है, 5 देखो, संसद सदनों की शक्तियां का विशेषाधिकार इत्यादि अनुच्छेद 5 में जो है कहा गया है। देखो डियर, मैं आपको बता दूं कि जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है उसी को मैं डिस्कस करा रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखना। अनुच्छेद 109 इंपॉर्टेंट है, जो धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया को अपनाता है। अनुच्छेद 110 जो धन विधेयक की परिभाषा के बारे में है। अनुच्छेद 112 जो वार्षिक वित्तीय बजट के बारे में है। और अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक के बारे में है। ओके, चलो आगे की ओर बढ़ो, चूंकि जो भी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल्स उसी को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करते हैं एक बार 114 से लेकर के हम लोग आ जाते हैं 123, लेकिन एक बार मैं रीचेक कर लूं कि क्या इंपॉर्टेंट है 114 के बाद कोई ऐसा। हाँ, एक आर्टिकल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट ये लग रहा है मुझे, अनुच्छेद 120, क्या, अनुच्छेद 120 जो कि इंपॉर्टेंट है, जो यहां पे है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा जो है, जिसके बारे में अनुच्छेद 120 बताता है, लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द पार्लियामेंट, राइट। जो इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है 123, संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ये अनुच्छेद 23 कहता है, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू द, ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 124, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना।
ओके। 24 का राष्ट्रपति न्यायिक नियुक्ति आयोग, ठीक है। अनुच्छेद 125 इंपॉर्टेंट है, न्यायाधीशों का वेतन के बारे में यहां डिस्कस किया गया है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट 26 है। 26 कहता है आपका कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 27 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का तात्पर्य यह है कि अगर किसी भी कोर्ट के पास न्यायाधीश नहीं है तो वो अन्य कोर्ट से अपने से उच्च कोर्ट के न्यायाधीशों को बुला सकता है उस रिक्तियों को पूरा करने के लिए। अनुच्छेद 128 सर्वोच्च न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 130 सर्वोच्च न्यायालय की सीट, जो कि इंपॉर्टेंट है। सभी आर्टिकल्स देखो, जो इंपॉर्टेंट है वही मैं डिस्कस आपसे करा रहा हूं, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देखना और जो भी है उसे पढ़ने की कोशिश करना, याद करने की। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 36, जो कि इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालयों में अपील के लिए विशेष अनुमति। ओके। अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय या आदेश की सीमा। अनुच्छेद 141 भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होना। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 149 सीएजी के कर्तव्य और शक्तियों के बारे में जो है यहां पे बताया जा रहा है 149 में। ओके। चलो अब 149 के बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट नेक्स्ट आर्टिकल्स आता है, जो कि नेक्स्ट पार्ट में वो पार्ट नंबर 6 है, जो कि राज्य से रिलेटेड है। और 152 से लेकर के 237 आर्टिकल्स अनुच्छेद जो है भाग 6 के अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं, राइट। चलो कोई बात नहीं, आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे देखते हैं। अब देखो 153 राज्य के राज्यपाल के बारे में है। 54 राज्यपाल के कार्य शक्ति के बारे में है। 161 राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के बारे में है। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता, जो कि महान्यायवादी था अपने राज्य भारत के लिए, वैसे ही राज्य के लिए महाअधिवक्ता होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हैं 213 है अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति। 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 15 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों की कुछ रीट जारी करने की शक्ति, जो कि ये इंपॉर्टेंट है। ओके। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। अनुच्छेद नेक्स्ट हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स 233, जो कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। और अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हैं आपको लर्न करना है, ताकि जो भी एग्जाम में पूछे एग्जामिनर इजीली उसका आंसर आप कर पाओ। नेक्स्ट हमारा आता है आपका भाग 7, जो कि निरस्त होता है। इसमें अनुच्छेद 238 है राज्यों के निर्णय लेने की प्रक्रिया में मंत्रिपरिषद के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। ओके। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा भाग 8 है।
जो कि केंद्र शासित प्रदेश के बारे में वर्णन है, 239 से 242। ओके, भाग 9 पंचायती राज्य के बारे में है, जो कि ग्राम सभा और पंचायतों का गठन है। ओके, ओके डियर, तो नेक्स्ट हमारा ये है। ओके, चलो आगे की ओर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल्स जो है उसको देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनुसूचित एवं जनजाति। ठीक है, जो अनुच्छेद 244 है, असम के भीतर कुछ आदिवासी क्षेत्रों में एक स्वायत्त राज्य के निर्माण की अनुमति देता है। ओके, जो कि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ। केंद्र राज्य संबंधित कुछ है, जो अनुच्छेद 245 से 63 तक है भाग 11 में। भाग 12 में जो है वित्त, संपत्ति और अनुबंध और वाद के बारे में है, जो 264 से लेकर के अनुच्छेद 300A तक है, जो कि 66 में समेकित निधि एवं लोक लेखा निधि के बारे में जो है बताता है। ओके, अब चलो 66 के बाद जो है समेकित निधि, ये तो हो गया। 67 में भारत की आकस्मिकता निधि, 280 में वित्त आयोग और 300A में संपत्ति का अधिकार, जो कि पहले फंडामेंटल राइट्स था, जो कि अनुच्छेद 31 के अंतर्गत था, जो कि हटा दिया गया। राइट, अब बात आता है नेक्स्ट हमारा भाग 13, भारत के क्षेत्रों के भीतर व्यापार, वाणिज्य और संभोग। अनुच्छेद 301 से लेकर के 307। 301 व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 302 व्यापार, वाणिज्य और समागम पर प्रतिबंध लगाने की संसद को शक्ति देता है। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। ये सभी उतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं है, बट फिर भी डिस्कस करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कहीं एग्जाम में एक्सपेक्टेड है, पूछ सकता है। केंद्र और राज्य के अधीन सेवाएं 308 से 323 तक है। 312 में है अखिल भारतीय सेवाएं, 315 में संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग और 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य जो है जिसके बारे में भी वर्णन किया गया है। राइट, चलो नेक्स्ट हमारा न्याय
प्राधिकरण जो है भाग 4 में है और 323 ए से अनुच्छेद 323 बी तक ये दिया गया है, जो कि आप देख लेना। ठीक है, अब भाग 15 है जो चुनाव के बारे में है, अनुच्छेद 324 से लेकर के अनुच्छेद 329 के बीच इस पे बात किया गया है। ओके, अब लास्ट हमारा भाग 16 है जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और आदि के विशेष प्रावधान जो है अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342 में किया गया है। 330 में है लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीट के आरक्षण का प्रावधान है। वहीं अनुच्छेद 332 में विधानसभाओं में इसी प्रकार का प्रावधान है। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में है और अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए आयोग की नियुक्ति। फिर बात करते हैं भाग 17 राजभाषा, अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351। 343 में है संघ की राजभाषाएं और 345 में राज्य की आधिकारिक भाषाएं। ओके, अनुच्छेद 348 सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषाएं और अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषाओं के विकास के लिए निर्देश जो है दिया गया है। और ये है भाग 18 जिसमें इमरजेंसी आपातकाल के बारे में बताया गया है। 352 से लेकर के 360, 352 अनुच्छेद जो है इंपॉर्टेंट है, जो कि इसी के माध्यम से आपातकाल की घोषणा होती है, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। ओके ओके, तो ये इतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए आर्टिकल्स मुझे लगा। एक दो और आर्टिकल इंपॉर्टेंट होंगे तो आप उसे अपने सब्जेक्ट को कवर करते हुए उसे पूरा कर सकते हैं। तो मुझे इतना लग रहा है कि आपको ये सारी की पूरी लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, और हाँ आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस हम इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, बाबा डियर स्टूडेंट।